Good afternoon, student. In the previous class, we have discussed Porter's value chain model, supply chain model, and different type of supply chain model existing in the environment and market. In the today's class, we have discussed inter-organizational value chain model. Inter-organizational value chain model allow the flow of information to be automated between organizations in order to reach a desired supply chain management system. जब भी हम बात करते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल मीन्स हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाए जहाँ विच अलाउ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी ऑटोमेटेड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्डर टू रीच ए डिजायर्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम विच इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन से हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे कम्युनिकेशन करना रहता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी रहती है, तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम पे ये सब विद द हेल्प ऑफ आईओएस कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव मार्केट या कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन पे भी इसको हेल्प प्रोवाइड करता है एक आईओएस सपोर्ट। दिस सपोर्ट फोरकास्टिंग क्लाइंट नीड एंड द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आपको अपने क्लाइंट की नीड पता चल जाए, फोरकास्टिंग करने, अगर आपको उसका फीडबैक मिल जाए, अपने क्लाइंट की जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है, जो वो प्रोडक्ट में स्पेसिफिकेशन चाह रहा है, अगर आप उसकी फोरकास्टिंग कर लेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी हाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हाई कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये आईओएस इसका हेल्प करेगा, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू चेन सिस्टम। IOS help to better manage buyer-supplier relationship, encompassing the full depth of tasks associated with the business process company-wide. In doing these activities, an organization is able to increase the productivity automatically. हमारे buyer और supplier का relation इससे strong होता है। बायर और सप्लायर, मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए सप्लायर आप समझ सकते हैं कि अगर यूजर या कस्टमर की हमारे पास नीड की फोरकास्टिंग हो जाएगी, वो चीज सप्लायर को पता हो जाए और सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन को बता दे, तो इससे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से रन कर सकती है। ठीक है, तो अगर हमारा बायर सप्लायर रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, जिससे हम प्रोडक्टिविटी को हाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप जब यूजर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर उसके पास वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उसकी डिमांड फुलफिल हो रही है एट ए टाइम पीरियड, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। सपोज एक स्टोर है, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ, फॉर एग्जांपल ईच टी-शर्ट दैट इज सोल्ड इन ए रिटेल स्टोर इज ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट टू द सप्लायर। एक सप्लायर है जो स्टोर को टी शर्ट प्रोवाइड कर रहा है, who will it in turn ship more टी शर्ट टू द रिटेलर। अगर हम उस टी शर्ट की मार्केट में डिमांड है या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और टाइम पीरियड पे आप वहां स्टोर तक वो चीजें पहुंचा रहे हैं, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एक बिल्डअप होगा। ठीक है, वहां पे यूजर को, कस्टमर को आपके हर थिंग्स मिल जाएगी जो डिजायरेबल नीड थी, और टाइम पीरियड पे अगर गैपिंग हो गई, सपोज ये कम्युनिकेशन गैप हो गया आपके सप्लायर से और बायर से, और उस डिजायर्ड टाइम पीरियड पे वो प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं मिल पाया, तो कस्टमर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये एक आईओएस हेल्प करेगा, ये भी एक हेल्प करेगा आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Organization might pursue an iOS for the following reason. Organization को क्या जरूरत पड़ती है एक iOS सिस्टम की? Reduce the risk in the organization. रिस्क होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप उतना ही डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या चेन डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बना रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जितना आपके पास डेटा आया हुआ है, स्टोरेज पे आया, फीडबैक पे आया, सप्लायर और बायर के रिलेशनशिप में जितनी यूजर की वांट थी उतना आपने प्रोडक्ट बनाया, तो रिस्क डाउन हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। परस्यू इकोनॉमी से ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ती, स्केलेबल होती,
बेनिफिट फ्रॉम द एक्सचेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, जब भी टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है ये बेनिफिट मिलता है। जैसे एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी पे हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, एक इन्वायरमेंट से हमें अगर जहाँ पे डेटा मिल रहा है उसकी नीड फुलफिल हो रही है तो हम एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, मार्केट में क्या होता है आपके कंपटीटर, जिसको राइवल्स भी बोल सकते हैं आप, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब कंपटीशन है आपके मार्केट पे, तो आईयूआर सिस्टम एक हेल्प प्रोवाइड करता है, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट एक कॉम्पिटिटिवनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना, बढ़ाना, ओवरकम इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, जो भी इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हैं वो सामने दिखते हैं आपको, आउटलाइन होती है। इनकरेज ग्लोबल कम्युनिकेशन, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है, जिसमें आपका ग्लोबल कम्युनिकेशन हो जाए। द पॉटर्स मॉडल, पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस इज ए फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि पॉर्टर ने कौन सा मॉडल, पॉर्टर का कौन सा मॉडल है जिससे एक बेनिफिट मिले। तो पॉर्टर डिफाइन 5 फोर्सेस इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। पॉर्टर्स ने बताया कि बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए अगर हम 5 फोर्सेस को यूज करें, ठीक है, 5 फोर्सेस पे कंसीडर करें तो हम अपने प्रोडक्टिविटी को हाई कर सकते हैं और मार्केट के रिस्क से कवर कर सकते हैं। So Porter 5 forces analysis is a framework for industry analysis and business strategy development. It draws upon industrial organization IO economics to derive 5 forces that determine the competitive intensity and therefore attractiveness of a market. अब इस टॉपिक में हम पता करेंगे what is the attractiveness of the market, what is the unattractiveness of the market, what is the very unattractive market। देखिए अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट कहलाता है कि जब आपका प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है, आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है, हाईली प्रॉफिटेबल हैं आप, तो वो एक्टिवनेस एट्रैक्टिवनेस हो। जब आप डाउन टू फॉल जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन अब आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा, तो दैट इज द अनअट्रैक्टिवनेस मॉडल, ठीक है। और वेरी अनअट्रैक्टिवनेस मींस जब अप्रोच नहीं किया जा रहा है, प्योर कंपटीशन ही है, कंपटीशन की वजह से आप अपना मार्केट पे अपने प्रोडक्ट को स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है आपका, ना हाई लेवल पे प्रॉफिट आ रहा है, डाउन लेवल पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया प्रॉफिट आपका, और डाउन टू फॉल भी जा रहा है, ठीक है। तो पॉर्टर 5 फोर्सेस डिफाइन अट्रैक्टिवनेस is the in the context refer to the overall industry profitability, means हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, ठीक है। एंड अनअट्रैक्टिवनेस इंडस्ट्री इज वन इज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 फोर्सेस एक्ट टू ड्राइव डाउन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो 5 फोर्सेस हैं, वो बताएंगे कैसे आपकी इंडस्ट्री को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डाउन का। ए वेरी अनअट्रैक्टिव industry would be one approaching pure competition in which available profit for all firms are driven to normal profit, ठीक है, normal profit के लिए। 3 of Porter's 5 forces to the competition levels for external sources. The remainder are internal threats. Porter's referred these forces are micro environment to contrast it with the more general term macro environment. They consist of those forces close to a company that affect its ability to serve its customer and make a profit. पॉर्टर्स मॉडल में बताया गया है कि हम कंपनी को एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बाद हम प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। ए चेंज इन एनी ऑफ द force normally requires a business unit to reassess the marketplace given the overall change in the industry information. The overall industry attractiveness does not imply that every firm in the industry will return the same profitability. जब अभी हमने बताया आपको कि अट्रैक्टिवनेस का मतलब होगा ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि एवरी फर्म आपके प्रॉफिट में है, ठीक, और सेम प्रॉफिट है, प्रॉफिट में है, लेकिन किसी फर्म का
प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, ठीक है। सेम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो सकती है, मे भी हो भी जाएगी, लेकिन आप अट्रैक्टिवनेस को ये नहीं बोलेंगे कि सभी फॉर्म ने सेम प्रॉफिटेबल गेन किया, ठीक है। फर्म्स आर एबल टू अप्लाई देयर कोर competencies, business model or network to achieve a profit above the industry average. Individual, a clear example that is the airline industry. As an industry, profitability is low and at individual companies. जब आप एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसका आपको लगता होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इज लो एट इंडिविजुअल कंपनी, जब इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, बाय अप्लाइंग यूनिक बिजनेस मॉडल हैज बीन एबल टू मेक ए रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज। जितना उनको रिटर्न मिलना चाहिए एक्सेस हो जा रहा है उनके एवरेज, ठीक है। तो इस मॉडल पोर्टर मॉडल में यही बताया गया कि कौन कौन सी 5 फोर्सेस होंगी जहां पे आपका मार्केट अट्रैक्टिवनेस रहेगा। फिर वो ये भी आपको बता दे कि अनअट्रैक्टिवनेस इन दिस टाइम पीरियड एंड वेरी अनअट्रैक्टिवनेस। तो Porter's 5 forces included, the 3 forces are horizontal competition, the threat of substitute product or services, the threat of established rivals and the threat of new entrants. तो 3 फोर्सेस कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल कंपटीशन, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे 3 फोर्सेस पोर्टर्स ने बताई कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी हैं आपकी, वो आपको ध्यान देना है। द थ्रेट्स ऑफ राइवल्स, राइवल्स मींस आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी कंपटीटर होंगे वो आपके राइवल्स कहलाएं, ठीक है। अब राइवल्स क्या होता है? अब वो कभी भी अपना जैसे कॉस्ट उन्होंने कम कर, ठीक है, तो उस समय क्या आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब हो गया नए कंपटीटर। जैसे आपकी आज स्टैब्लिश मार्केट है और न्यू कंपटीटर आ गए आप मार्केट में, तो ये आ जाएगा न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है। तो न्यू एंट्रेंट्स आ गया। और 2 फोर्सेस आर द वर्टिकल फोर्सेस। नंबर 1 बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड नंबर 2 इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर। जब कोई भी फिनिश्ड गुड होता है तो आपका जो सप्लायर है वो आपसे बोलता है कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों रिटेल मार्केट पे लूं, ठीक है। जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो बार्गेनिंग वो आपसे होगा, तो बार्गेनिंग आप कितना कर लेते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होगा। और कस्टमर का भी यही होता है, कस्टमर भी चाहता है कि उसको लोएस्ट कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मिले, ठीक है, और फीचर्स के साथ। तो वो आपको बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स भी देखना। तो 5 फोर्सेस एनालिसिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्लीट पोर्टर स्ट्रेटजी मॉडल। जब आपसे कभी भी कोई पूछ देता है व्हाट इज द पोर्टर स्ट्रेटजी मॉडल, यू कैन डिफाइन पोर्टर्स 5 फोर्सेस इंक्लूड 3 is horizontal level and 2 is vertical level. 3 are product or services, number 2 rivals, number 3 new entrants, and vertical forces are bargaining power of supplier, bargaining power of customer. You can define when the question is Porter strategic model. Okay, so the benefit of the e-commerce, we have already discussed the benefit of e-commerce. You can also discuss in this topic Porter's model. जब आपको बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स पूछना जाए क्वेश्चंस में तो आप ये बोल सकते हो कि जितना भी एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स का है वो बता सकते हैं कि एक ही पोर्टल पे हमें सब चीजें मिल जाती हैं, व्यू करने को, डिस्क्रिप्शन को, कॉस्टिंग, और एक ही पोर्टल पर हम उसको परचेज भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं, और रिटर्न भी करना है तो हम उस पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। पेपरलेस इन्वायरमेंट होता है, ईडीआई सपोर्टेबल होता है, कोई भी कॉस्टेशन जो भी होगी वो आपको डेटाबेस पे मिलेगी, मींस ह्यूमन इंटरवेंशंस नहीं होता है, रिस्क एनालिसिस काफी डाउन हो जाता है, आपका रिस्क नहीं होगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बाय दिस बेनिफिट यू कैन डिफाइन पोर्टर्स मॉडल ऑल्सो। इसी मॉडल बेनिफिट को आप पोर्टर मॉडल से भी डिफाइन कर सकते हैं।
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्ट्रैटेजी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। इस बिजनेस स्ट्रैटेजी को मैंने अभी बताया कि जब आपसे कभी भी पूछा जाता है व्हाट इज द पोर्टर्स बिजनेस स्ट्रैटेजी मॉडल, तो आप 5 फोर्सेस ऑफ पोर्टर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम लोगों ने यही यूज किया है व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन डे टू डे मैनेजमेंट। द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजी is strategic management, strategic analysis, strategic choice, strategic implementation, different business type, big or small business, manufacturing or service provider, business domestic or multinational business, private sector or public sector, profitable sector and non-profitable sector. Okay, so what is the strategy? Strategy एक फॉर्मुलेशंस को आप बोल सकते हैं। स्ट्रेटजी एक आपकी कैलकुलेशन होती है जो डे बाय डे मैनेजमेंट करे। आज मार्केट की स्ट्रेटजी कुछ और है, तो इसको लॉन्ग टर्म पे भी आप यूज कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म पे भी यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे स्ट्रेटजी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही डेवलप कर ली जाती है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करेगा, स्ट्रेटेजिक चॉइस बताएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रैटेजी तो बन गई लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, ठीक। और दोनों टाइप के हाउसेस पे कवर कर सकता है, बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लोकल लेवल डोमेस्टिक लेवल की कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में एंड प्राइवेट सेक्टर में, फिर प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, दोनों जगह पे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। हर एक कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रैटेजिक चॉइस, द बिजनेस एनवायरनमेंट पेस्ट एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ परचेजर और बायर्स, द थ्रेट ऑफ पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स, द थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड एक्सटेंड द ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी। मींस एक स्ट्रैटेजी आपको ये बनानी है कि कैसे बार्गेनिंग ऑफ द सप्लायर होगा, बार्गेनिंग ऑफ द कस्टमर्स होगा। फिर आपको न्यू एंट्री आ गई, सपोज आपका बिजनेस प्रॉपर सेटल था, डेवलप था और आपके कस्टमर्स भी थे, लेकिन उसी टाइम पीरियड पे कोई न्यू कंपनी आई और उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होने लगे और कस्टमर उसको परचेज करने लगे। तो आपको तुरंत स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कौन सा हम ऐसा ऑफर लाएं या कुछ भी चेंजेस करें, अपडेशन करें। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजिक बिजनेस स्ट्रैटेजी में भी हम पोर्टर्स मॉडल को डिफाइन कर दे सकते हैं। दिस इज रिलीज इन 1980। इंडस्ट्री कंपटीटर्स पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल सोर्स माइकल पोर्टर्स स्ट्रैटेजी मॉडल, इसको माइकल पोर्टर्स स्ट्रैटेजी मॉडल ही बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 5 फोर्सेस को आप अलग अलग एलोबरेट कर सकते हैं। Last point is the strategy evaluation and implementation. Implementation, evaluation, importance of viewing of alternative strategy. How feasible are they? How do they relate to the firm's goal? How will they affect the firm's competitive positions? Means जो स्ट्रैटेजी आपने यूज की है, अप्लाई की है, वो क्या फिजिबल है, यूजेबल है, ठीक है। हाउ डू दे रिलेट टू फर्म ऑब्जेक्टिव, ये कैसे हमारे ऑब्जेक्टिव को गेन करने पे, हमारे गोल को अचीव करने पे हेल्पफुल है, एप्लीकेबल है, एंड हाउ विल दे अफेक्ट द फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन। जो इस टाइम पीरियड पे मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसको वो गिरफ्त कर सकती है, कंपटीशन लेवल पे भी पोजीशन बना सकती है, तब वो स्ट्रेटजी आपके एवोल्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक। तो स्ट्रेटजी हर डे बाय डे मैनेजमेंट है, ठीक। अगर कोई भी न्यू आए, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आ गया मार्केट पे, अब आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, ठीक। तो जो आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं हाउ फिजिबल आर दे, ठीक है। तो वो फिजिबल है, यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है। हमारे कस्टमर से वो रिलेट कर पा रही है कि नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं, सप्लायर और बायर्स के बीच में एक रिलेशन मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं, मार्केट का कंपटीशन वो बेयर कर पा रहे कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट इस समय क्या स्टैंड कर पा रहा है, पोजीशन है कि नहीं।
तो ये सारी स्ट्रेटजी आपकी कहलाएंगे बिजनेस मॉडल पे, हाउ कैन इम्प्लीमेंट बिजनेस स्ट्रेटजी इन ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे एक स्ट्रेटजी को बना के प्रोडक्टिविटी हाई कर सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस द रिस्क। बेसिकली ये होता है कि आप रिस्क को भी रिड्यूस करें और प्रॉफिट भी गेन। ओके, so this is the business strategy. Okay, so thank you to all for joining. Stay home, stay safe.